Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the pancreas. Let's start. जी तो डियर स्टूडेंट्स, द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मींस द पैनक्रियाज। और आपको पता है कि जो पैनक्रियाज है वो डुअल ऑर्गन है, ये डुअल ग्लैंड है। डुअल ग्लैंड्स मींस कि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। लेकिन याद रखिएगा कि पैनक्रियाज इसमें जो मेजर पोर्शन है, मेजर part is exocrine or it have acini, जिनको एसिनार सेल्स कहा जाता है, ठीक है, that produce pancreatic juice. लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा इसका एंडोक्राइन भी है एंड इट्स माइनर पोर्शन इज एंडोक्राइन। वहां पर छोटे छोटे पैचेस हैं, स्मॉल पैचेस, द स्मॉल पैचेस कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन द साइंटिस्ट हु नेम्ड देम। क्लियर? अब जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है वहां पर मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं, दे हैव गॉट सर्टेन सेल्स। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इसका एंडोक्राइन पोर्शन है और यहां पर मुख्तलिफ तरह के सेल्स मौजूद है। इट हैज गॉट alpha cells, it has got beta cells, it has got delta cells, it has got epsilon cells, it has got PP cells. Clear? अब जो अल्फा सेल्स हैं, they secrete alpha cells, they secrete glucagon. Beta cells secrete insulin. Delta cells, they secrete somatostatin. The epsilon cells, they secrete ghrelin. And the PP cells, they secrete pancreatic polypeptide. तो ये 5 मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं जो यहाँ पर 5 मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स को सेक्रेट कर रहे हैं। इनकी अगर रिलेटिव अबंडेंस देखें, सो द अल्फा सेल्स दे आर अबाउट 25%। बीटा सेल्स ये सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है, दे आर 60 to 70%। एंड डेल्टा सेल्स दे आर अबाउट 10%। एप्सिलॉन सेल्स दे आर अबाउट 5%। इसी तरह से याद रखना है कि मेजॉरिटी किसकी है, बीटा सेल्स की है, उससे कम फिर अल्फा सेल्स। सो अल्फा सेल्स दे आर स्मॉलर इन नंबर व्हाइल द बीटा सेल्स दे आर लार्जर इन नंबर। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो पैनक्रियास में हमारा जो मेजर रोल तो वो है वो इन 2 हार्मोन्स का, अल्फा और जो अल्फा सेल और बीटा सेल सेक्रेट करें। लेकिन उसके अलावा ये 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका रोल भी देख लीजिए। सोमैटोस्टैटिन आपने पढ़ा था, ये हाइपोथैलेमस से भी रिलीज हो रहा है, वहाँ पर भी ये इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पर ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है। यहाँ पर ये इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स द
ग्लूकागॉन। और इसी तरह से एप्सिलॉन ग्रेलिन ये सिक्रेट करता है। ये आमतौर पर ये इट इज़ रिलीज्ड व्हेन स्टोमक इज एम्प्टी, व्हेन स्टोमक इज एम्प्टी, मतलब कि आपको भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है, मीन्स कि व्हेन द इट स्टिमुलेट्स द सेटाइटी सेंटर्स, हमारे जो सेटाइटी सेंटर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करेगा। पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड ये इटसेल्फ ये रेगुलेट करता है ग्लूकागॉन को। इट रेगुलेट्स द ग्लाइकोजन लेवल्स इन द पेनक्रियास, ठीक है। सो अब आ जाए ज़रा मेजर हार्मोन्स पे, वो है अल्फा और बीटा सेल्स, ठीक है, द ग्लूकागॉन एंड द इंसुलिन। तो सबसे पहले ज़रा इंसुलिन के हवाले से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखनी कि इन दोनों की जो सिक्रीशन है, ख़ास तौर पर इन दोनों की सिक्रीशन दे आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ये उनकी इन्फ्लुएंस से रिलीज होता है एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल्स। एंड ऑल्सो ये उनसे हार्मोन्स हैं एंड दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय, एंड ये तो उसमें इनके कंट्रोल की, पिट्यूटरी के हार्मोन्स के कंट्रोल की बात की, एंड डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय लेवल्स ऑफ ग्लूकोज के लेवल्स भी इन दोनों को रेगुलेट करवाते हैं, जब ज़्यादा होगा या कम होगा उसके एतबार से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें ज़रा। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है MCQs के एतबार से, अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन को सिक्रेट कर रहे हैं, ग्लूकागॉन के अंदर हैं 20, इट कंसिस्ट ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स, जबकि इंसुलिन आप पढ़ चुके हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स, और 2 चेन्स में होते हैं, ठीक है, एक चेन में 21 और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन 30 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, उसने तकरीबन 10 साल इसके ऊपर काम किया था और उसके बाद इसका जो सीक्वेंस है और सारा कुछ मालूम किया था। नाउ इंसुलिन पहले देखते हैं इंसुलिन के हवाले से। इंसुलिन जो है ये मेजर हार्मोन है पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन पार्ट का। इंसुलिन का क्या काम है? इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। कब? व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज हाई, जब वो हाई होती है। और हम अगर फिजियोलॉजिकली बात करें तो नॉर्मली कब ग्लूकोज लेवल हमारा कब हाई होता है? जब हम खाना खाते हैं उसके कुछ देर के बाद, ठीक है, यूजुअली आफ्टर द मील्स, ठीक है, उसके 3-4 घंटे के बाद जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और उस वक्त फिर जो है ये जो रिसेप्टर्स है, ग्लूकोज रिसेप्टर्स, वो इसको सेंस करते हैं और फिर इंसुलिन को जो है वो रिलीज करते हैं फ्रॉम द बीटा सेल्स। अब इंसुलिन लो कैसे करता है ग्लूकोज लेवल्स को? हाउ? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म्स क्या कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर वन सबसे पहले तो बाय ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज इनटू द सेल्स। तो ब्लड से सेल में भेज दिया, जिसकी वजह से ब्लड से उसका लेवल कम हो गया। ये नॉर्मल प्रोसेस है ताकि सेल को उसकी एनर्जी डिमांड्स पूरी करवाई जा सकें। वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाएगा, ATP और हीट प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। और इसी वजह से चूंकि ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल के अंदर, इंसुलिन को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इंसुलिन को ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टर, ठीक है। और GLUT इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है इंसुलिन को। पहला फंक्शन।
एक तो ये तरीका है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का, सेल में इस्तेमाल करवा दी। नंबर 2, सेल में इस्तेमाल करवा दी लेकिन फिर भी अब ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है, सरप्लस हो चुकी है, तो फिर उस सूरत में क्या किया जाएगा? नाउ द बाय ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या काम है? ग्लाइकोजेनेसिस करवाओ। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस है, इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को मिला के क्या बनवाया जा रहा है? ग्लाइकोजन बनवाई जा रही है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, या फिर एक और काम किया जा सकता है, दैट इज इट ऑल्सो प्रमोट्स बाय converting glucose into fats, जिसको हम कहते हैं लाइपोजेनेसिस, और प्रोटीन्स। अब भी जो पहले तो जो ग्लूकोज थी उसको सेल में ट्रांसपोर्ट करवा दिया, अब उनके काम, वो उनकी एनर्जी पूरी होगी। अब जो सरप्लस बच गई उसको क्या किया? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी बच गई, अब उसको क्या किया जाएगा? उसको फैट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, सबसे पहले फैट्स में, फिर उसके बाद प्रोटीन्स में। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है? फैट जमा होना शुरू हो जाती है, मुर्दा मोटा होना शुरू हो जाता है। सो इस तरह से ये कर दिया। अगर डियर स्टूडेंट्स ऐसा हो, ठीक है, कि ये इसको ये फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो फैट्स का जब मेटाबॉलिज्म होगा, सो द फैट मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस, जब इन फैट्स का मेटाबॉलिज्म होगा, इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक, इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक फैट मेटाबोलाइट्स। वो टॉक्सिक फैट मेटाबोलाइट्स क्या कहा? इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेट, इट विल एक्यूमुलेट इन ब्लड। चूंकि टॉक्सिक हैं तो फिर ये हमारे काम के नहीं हैं, नुकसानदेह हैं, तो हमारी किडनी क्या करे? इसको निकाल फेंकेगा। सो द किडनी, अब ये अकेले निकल नहीं सकते, ये जो टॉक्सिक फैट मेटाबोलाइट्स ये अकेले निकल नहीं सकते। सो द किडनी यूटिलाइजेस द वैल्यूएबल कैटाइंस, हमारे जो कैटाइंस हैं, वैल्यूएबल कैटाइंस जो पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, एंड बाइंड्स दीज टॉक्सिक फैट्स एंड bind the toxic fats with them and are excreted in urine। वो यूरिन में एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो चाहे वो सफ़र करेगी। ठीक है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी वो उससे डिरेंज होगी। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इनको निकालने के लिए यूरिन में फेंका जाएगा, सो इट लीड्स टू इंक्रीज्ड यूरिनेशन। इंक्रीज्ड यूरिनेशन से क्या होगा? इसको हम कहते हैं पोलीयूरिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोलीयूरिया। बार बार पेशाब आएगा, क्योंकि किडनी क्या कर रहा है? बार बार उन फैट मेटाबोलाइट्स को बॉडी से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। सो इट लीड्स टू पोलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन। अब जब ज़्यादा यूरिन आएगा, वो साथ में पानी भी लॉस हो रहा है, वाटर लॉस भी हो रहा है। सो इट लीड्स टू वाटर लॉस एंड लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। उससे डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, पानी की कमी। और अब उससे क्या होगा? प्यास लगेगी। जब जिस्म के अंदर जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ की हमें तलब हो जाती है। ठीक है, सो डिहाइड्रेशन से क्या होगा?
there will be excessive thirst. So it will be manifested as excessive thirst. तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी. एक्सेसिव थर्स्ट जो होती है उसको कहते हैं पोलीडिप्सिया. दैट इज कॉल्ड पोलीडिप्सिया. तो पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, साथ में जो है वो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है. अब चूंकि ऐसा होगा तो फिर इससे क्या होगा कि इट विल लीड टू सर्टेन डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट अलामात हैं इसके डायबिटीज़ की. और अगर साथ में मिल जाए एक और सिम्टम, अगर साथ में मिल जाए एक और सिम्टम, वो क्या? दैट इज पॉलीफेजिया. दैट इज पॉलीफेजिया. पॉलीफेजिया मतलब एक्सेसिव एपेटाइट. एक्सेसिव एपेटाइट. एक्सेसिव एपेटाइट मतलब कि बहुत भूख लग रही है. तो चूंकि ये तीन अलामात जब मिल जाएंगी तो नाउ द पर्सन विल बी सेड टू बी एज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम शुगर कहते हैं, सादा लफ्ज़ों में शुगर. तो किसी भी शख्स के अंदर ये तीन अलामात एट अ टाइम होना ज़रूरी है. ठीक है ना, मतलब कि बहुत पेशाब भी आ रहा है, बहुत प्यास भी लगती है और बहुत भूख लगती है ज़रूरत से ज़्यादा. अगर 1.5-2 घंटे तक कुछ नहीं खाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे बेहोश होने वाला. तो इट इज़ डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, तो ये कब होगा? जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा. ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल कब होगा? जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है, इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड्स टू दिस डायबिटीज कंडीशन. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज होगी तो वो कितना को उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, सेल में भी होगी, ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो गई. अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कन्वर्ट किया जाएगा? फैट्स में वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा. जो बची कुची है वो जब ज़्यादा ग्लूकोज होती है तो बॉडी क्या करती है? उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देती है. अब वो फैट्स, जितने ज़्यादा फैट्स होंगी उतने ज़्यादा वो फैट मेटाबोलाइट्स बनेंगे, उतने ज़्यादा फिर ये सारा प्रोसेस चलेगा. ठीक है, तो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी इसमें डिरेंज होगी. इसके साथ क्या अलामात आ सकती हैं इन तीनों के अलावा? सो इट लीड्स टू इट ऑल्सो द नर्वस डिरेंजमेंट. तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो डिरेंजमेंट, इट ऑल्सो लीड्स टू नर्वस डिरेंजमेंट. नर्व्स इफेक्ट होती हैं. ठीक है, एसाब हमारे जो हैं वो तो न्यूरोपैथी से जन्म ले सकती है. और इसी तरह से अच्छा, भूख ज़्यादा क्यों लग रही है? क्योंकि ग्लूकोज तो ब्लड के अंदर रह गई, इंसुलिन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन तो ट्रांसपोर्टर था, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है. इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो सेल में नहीं जा पाएगा, सेल के बाहर रहेगा, मतलब कि ब्लड के अंदर रहेगा. सो दैट इज हाउ ये इस तरह से इफेक्ट करती है. ठीक है, और अगर इसकी हो जाए ओवर सेक्रीशन, याद रखिएगा, अगर इसकी हो ओवर सेक्रीशन इंसुलिन की, ओवर सेक्रीशन से क्या होगा कि ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में से निकाल दी जाएगी. इट लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया. वो इससे ज़्यादा खतरनाक है, हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपो का मतलब लो, ग्लाइस का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज है और ईमिया का मतलब ब्लड है. तो ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इससे जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? दैट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया. तो डायबिटीज़ की सबसे अहम अलामत यही है, हाइपर. जब भी इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराएंगे तो इसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से रेस्ट होगा. क्लियर? अब आ जाए जरा अल्फा सेल्स पे. अल्फा सेल सेक्रेट ग्लूकागॉन, 29 अमाइनो एसिड्स है इसमें सिर्फ. ठीक है, तकरीबन 20 से 25%, 20-25% ऑफ द जो सेल्स हैं दे आर द अल्फा सेल्स. ठीक है, तो दे सेक्रेट ग्लूकागॉन. अब ग्लूकागॉन क्या करता है? वो इसका एंटागोनिस्ट है. ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? ग्लूकागॉन और इंसुलिन, दे आर द एंटागोनिस्ट्स. ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं. ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज होगा, कम हो जाएगा तो फिर ग्लूकागॉन रिलीज हो जाएगा. अब ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो हियर इज ग्लूकागॉन, द एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन. तो ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल.
अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कैसे करवा सकता है ये, ठीक है, व्हेन इट इज लो, ठीक है, कब, व्हेन इट इज लो ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो वो कैसे कराएगा, बाय, कैसे करवा सकता है, नंबर 1 बाय ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस क्या है, अब ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस को आपस में मिक्स नहीं करना, ठीक है। यहां पर ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या है कि ग्लाइकोजन का बनना कहां से, ग्लूकोज से, और ग्लूकोजेनेसिस क्या है, इट इज द फॉर्मेशन, इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्रेकडाउन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनवाना, चूंकि इसका काम इंक्रीज करना है ग्लूकोज लेवल को, तो इस तरह से करेगा। या फिर एक और तरीका हो सकता है, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं बनना, इसमें भी ग्लूकोज है, इट इज द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स ना हो, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसा के अमाइनो एसिड्स और द लिपिड्स, यानी लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, तो ये कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए, ये कहलाता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस, फर्क समझ आया। और ये है ग्लाइकोजेनेसिस, इन तीनों टर्म्स में अपना कॉन्सेप्ट है। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन के बनने को कहते हैं, किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोजेनेसिस उसका रिवर्स है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, दैट इज ग्लूकोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे अमाइनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स वगैरह, वहां से बनवाया जाए। सो दिस इज द, इस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है। या फिर एक और काम करता है, इट इनहिबिट्स, या ग्लूकागॉन क्या करता है, इट ऑल्सो बाय इनहिबिटिंग इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ये वाला जो हार्मोन है, ठीक है, हियर इज द, ये आमतौर पर सोमैटोस्टैटिन किसको इनहिबिट करता है, ग्लूकागॉन को। लेकिन अब ये ग्लूकागॉन जब इसको इनहिबिट करेगा और इंसुलिन को भी इनहिबिट करेगा, तो तब जाकर इनका जो एक्शन है वो जब कम होगा, तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। सो दैट इज हाउ, ये 3 तरीके हैं जिसके जरिए ग्लूकागॉन ऐसा कार्य है। अब ग्लूकागॉन की ये तो नॉर्मल हमने बात कर ली, लेकिन ग्लूकागॉन की अब नॉर्मेलिटीज वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हो ट्यूमर अल्फा सेल्स पे, ट्यूमर ऑफ अल्फा सेल्स, तो अल्फा सेल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ग्लूकागॉन। सो उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड ग्लूकागॉन, इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड ग्लूकागॉन। तो जब ग्लूकागॉन इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड ग्लूकोज, मतलब नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा ना। इसका नॉर्मली तो ये क्या कर रहा था कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो तब ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। जब इसका कोई ट्यूमर हो जाए अल्फा सेल का, तो फिर क्या होगा, अब नॉर्मल सिक्रीशन होगी ग्लूकागॉन की, और उससे क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा हाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया। और फिर उससे क्या होगा, इट विल लीड टू द सिम्टम्स लाइक द डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज मिलाइटिस जैसे सिम्टम्स आएंगे। इट विल लीड टू डायबिटीज मिलाइटिस सिम्टम्स। तो जो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो कुछ हो रहा था वो यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, और फिर ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो दिस इज हाउ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दे कंट्रोल द, ख़ास तौर पर ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये आपस में इंटागोनिस्टिकली किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये काम करने के तरीके, ग्लूकोज को कम करने के तरीके और ये ग्लूकोज को बढ़ाने के तरीके। सो this is how they are antagonists and they collaboratively they control the levels of blood glucose. So thanks to Allah कि अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त हमें सिस्टम दिया, शुक्र उसकी ज़ात का जिसने इतना अच्छा हमें निज़ाम दिया कि हमारे अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हमें पता नहीं होता, हम जितना मर्जी मीठा खा भी जाते हैं या मीठा कम हो जाता है रोज़े की हालत में, ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में जैसे कि,
तो फिर उस वक्त क्या किया जाता है, आपको 15-16 घंटे का जो रोज़ा होता है हमारे यहाँ अक्सर, तो उसमें हम शाम तक बचते कैसे हैं, अफ्तारी तक, वो किस तरह से कि वहाँ पर क्या हो रही होती है, एक तो ग्लाइकोजेनेसिस यानी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है लिवर और मसल्स में, उसको तोड़ के ग्लूकोज बनवाई जा रही होती है, या फिर वहाँ से भी अगर डेफिशिएंस हो जाए तो फिर उसमें फिर ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ख़ास तौर पर स्टारवेशन की कंडीशंस में इन एक्शंस को जो वो प्रमोट किया जाता है ताकि हम जिंदा रह सकें। तो नॉर्मल जो सिचुएशन चली रही है, तो अब नॉर्मलिटी याद रखनी, डायबिटीज़ मेलाइटस, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए। खैर इसके जेनेटिक्स में देखेंगे, सिर्फ इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ही डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं होती, ये तो हम नॉर्मल शुगर है वो इसके जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2, और उसके में फिर मजीद इसकी डिस्कशंस आएंगी इंशाल्लाह।